बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान में द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की अवधारणा को पढ़ रहे हैं। न्याय की अवधारणा क्या है? न्याय की अवधारणा में आज हम पढ़ेंगे आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय का उद्देश्य वास्तविकता में देखो अर्थ से संबंधित न्याय, अर्थ का मतलब धन, या यूं कहें कि आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में समानता का भाव है, उसके लिए क्या क्या न्याय की अवधारणा बताई गई है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ। हमारी अवधारणा तो यह है कि समाज में जो है आर्थिक समानता स्थापित की जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समानता स्थापित नहीं की गई। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो आर्थिक संसाधन है, जैसे मान लीजिए कि कोई योजनाएं हैं, तो उस योजना का लाभ और लाभांश सभी तक समान रूप से पहुंचे। आर्थिक संसाधनों का वितरण जो है उस समय पर राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है। गरीबी और अमीरी के बीच में जो दूरियां हैं, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है, उस खाई को कम करने पर आर्थिक न्याय बल देता है। समाज में दो वर्ग हैं, क्योंकि एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मजदूर वर्ग है। तो मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग, इसको हम कह सकते हैं गरीब, असहाय, ये लोग मजदूर वर्ग में आते हैं। इन मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के बीच में जो दूरियां हैं, आर्थिक न्याय उनको समाप्त करने का काम करता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, एक निश्चित आय के बाद गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, एक निश्चित आय जो है उसका प्रावधान रखा गया, जिससे कि समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है। देखो क्या कहा लेखक, कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता यदि रहेगी तो गरीबी और अमीरों के बीच में एक खाई बन जाएगी, दोनों के मन की भावनाएं कुंठित हो जाएगी। अमीर उसको गरीब को मजदूर समझ करके उसका शोषण करता रहेगा, और कहीं ना कहीं अमीरों के प्रति भी गरीबों की सोच, उनकी मानसिकता जो है वो बदल करके ले जाएगी। और जब ऐसी मानसिकता हो जाएगी, कुंठित मानसिकताएं होगी, तो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा, दो वर्गों में मध्य में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से न्याय की अवधारणा दी। हम पूरे पाठ का निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा निष्कर्ष में लिखा है कि यदि भी न्याय के मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों पहले था। पहले भी जो है व्यक्ति जो है न्याय की अवधारणा, जब प्लेटो ने थी उसके पूर्व में भी न्याय की अवधारणा थी। न्याय तो होता था, क्योंकि न्याय की एक अवधारणा में हम प्राकृतिक न्याय की बात कर सकते हैं, प्रकृति से नैतिक न्याय की संभावना हो सकती है। तो न्याय तो पहले भी था, जो सदियों से पहले भी था, और न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन में लाभ और दायित्वों का तर्कसंगत वितरण से है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में प्रासंगिक होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसर इत्यादि का अभाव हो, जहां प्रचलित कानूनों, अधिकारों, संपत्ति संबंधी और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उनमें उपयुक्त परिवर्तन की मांग करने की स्वतंत्रता और गुंजाइश हो। क्या कहा इसमें? बताया कि जो न्याय की अवधारणा है, वो न्याय की अवधारणा केवल, न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज के लिए प्रासंगिक होगी, ऐसे समाज का प्रसंग बनेगी जिनमें वस्तु हो सकती है, सेवा हो सकती है, अधिकार हो सकते हैं, संपत्ति हो सकती है, संबंध हो सकते हैं, नैतिक मान्यताएं हो सकती है, उनकी उन अवसरों इत्यादि का अभाव हो, और जहां इनका अभाव होगा वहां इनकी आलोचना भी
कहीं न कहीं कानून के अधिकारों और संपत्ति संबंधी नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उनमें उपयुक्त परिवर्तन की मांग भी उठेगी। क्योंकि व्यक्ति के क्या है, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि स्वतंत्रता, समानता, ये जो विचार है, ये मूलभूत अधिकार, स्वतंत्रता और समानता, ये तो सभी के अधिकारों की बात है। कुछ ऐसी प्रणालियां भी हो सकती है जिनमें न्याय की चर्चा निरर्थक होगी। उदाहरण के लिए शुद्ध सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण वितरण की बाजार शक्तियों की परस्पर क्रिया से निर्धारित होता है। अतः वहां वितरण के नए मानदंड को मान्यता नहीं दी जाती। अंततः काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति में समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। अतः वहां न्याय के किसी वैकल्पिक सिद्धांत पर विचार करना व्यर्थ होगा। न्याय के अलावा कोई दूसरा विकल्प देखा जाए तो उससे वैकल्पिक सिद्धांत का कोई अर्थ निकलना व्यर्थ हो जाएगा। जहां सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, वहां समाज से न्याय की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की। देखिएगा कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्याख्या प्लेटो ने की है। प्लेटो की एक पुस्तक थी रिपब्लिक, उस रिपब्लिक का दूसरा नाम था डाइसन। उसके आधार पर जो है इसकी व्याख्या की गई है। देखिएगा आगे, अगला निष्कर्ष है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सादृश्य हुआ है। धर्म का प्रयोग किसके समान हुआ है? क्योंकि पूर्व में भी क्या था कि न्याय का जो मुख्य स्रोत मानते थे, या यूं कहे कि व्यक्ति जो है किससे डरता था? धर्म से डरता था। धर्म में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि व्यक्ति जो है उससे डरा करता था। जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर व्यक्ति के मन में धर्म जो है ऐसा डाल दिया जाता था, पाप लगेगा, कोई ऐसा जो है ऐसे काल्पनिक जो है चीजें बताई जाती थी, इससे कि व्यक्ति धर्म के नाम पर डरने लगता था। तो धर्म से ही न्याय जो है वो कहीं न कहीं न्याय और धर्म का सादृश्य उस भारतीय राजनीतिक चिंतन में हुआ। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण बताया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का इंटरनल पावर है, या यूं कहें कि नैतिक गुण है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों की नींव से है। अरस्तु ने न्याय का सरोकार किसे माना? मानवीय संबंधों की नींव से। परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से, और वही आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। देखिए, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत, प्लेटो और अरस्तु ने परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक रहे हैं। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या अपनी रचना रिपब्लिक की, जिसे डाइमस के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने, एक तो व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक और राज्य से संबंधित न्याय। आप ये देखिए कि प्लेटो जो है उन्होंने एक तो प्लेटो का अहस्तक्षेपीय सिद्धांत उन्होंने दिया। उस अहस्तक्षेपीय सिद्धांत में उन्होंने कहीं न कहीं न्याय की वास्तविक अवधारणाओं का विवरण बताया है। प्लेटो ने न्याय के जो है वो दो रूप माने हैं, और उसी तरीके से अरस्तु ने भी न्याय के दो रूप माने हैं। एक रूप तो अरस्तु ने माना है जिसमें वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। एक तो समान वितरण हो, न्याय का समान वितरण किया जाए, दूसरा कि सुधार के आधार पर भी न्याय की स्थापना की जा सकती है। इसलिए उन्होंने सुधारात्मक और वितरणात्मक दो न्याय के रूप बताए। मध्यकाल में ईसाई संत हुए आंगस्टाइन, उन्होंने ईश्वरीय राज्य में न्याय को अपरिहार्य तत्व माना। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना, और जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ
जस्टिस में व्यक्त किया। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और न्याय की अवधारणा के उन्होंने विविध रूप माने। उनमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो इसमें आ सकता है कि जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की अवधारणा के विविध रूप लिखिए। डेविड ह्यूम ने नियमों के अनुपालन को ही न्याय माना है और जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुख को पहुंचाना यही न्याय का मूल मंत्र स्वीकार किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। ये न्याय की अवधारणा का जो पाठ था, ये आज हमारे न्याय की अवधारणा का पाठ पूरा होता है। इसके ये अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न आपको जो है हल करने हैं और अगला जो है हम पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता। अगली कक्षा में हम शक्ति, सत्ता और वैधता जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत हो या किसी बहन को या कोई समस्या हो किसी को, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।